नमस्कार प्यारे छात्राओं और आदरणीय अध्यापकगण। रघुवंश ऑनलाइन लेक्चर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं प्राध्यापक ईश्वर रघुनाथ राजपूत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे विद्यालय का परिचय आपकी स्क्रीन पर। छात्राओं, रघुवंश ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने कक्षा 12वीं हिंदी पाठ्यक्रम के संदर्भ में, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पाठ्यक्रम है, अलग अलग अभ्यास के वीडियो बनाए हैं और अब तक आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और आपको मार्गदर्शन हेतु यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आज का जो वीडियो है पीपीटी वीडियो, यह आज हमारे हिंदी विषय के संदर्भ में एक बहुत ही रोचक वीडियो है, जिस वीडियो का नाम है मैं उद्घोषक। यह व्यावहारिक हिंदी का तीसरा भाग है और आशा करता हूँ यही वीडियो आप अच्छी तरह लाइक करोगे। अगर यह पीपीटी वीडियो आपको अच्छा लगे तो रघुवंश ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यही आशा मैं यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। प्यारे छात्राओं, व्यावहारिक हिंदी में कक्षा 12वीं के लिए मैं उद्घोषक आनंद सिंह, लेखक जी का परिचय। आनंद प्रकाश सिंह जी का जन्म 21 जुलाई 1958 को असम राज्य के धुबरी नामक स्थान पर हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद में हुई। आपके रुचि के अनुसार कविता, लेख, फिल्म, नाट्य और कला समीक्षा के क्षेत्र में आप एक जाने माने सिद्धहस्त लेखक बने। श्रेष्ठ उद्घोषक के रूप में, एक सफल मंच संचालक के रूप में आपने विशेष पहचान बनाई जब आकाशवाणी मुंबई में 29 वर्ष उद्घोषक रूप में आपने सेवाएं देकर अवकाश ग्रहण किया और आकाशवाणी के कार्यक्रम में ही अलग अलग प्रकार के संवाद लेखन आपने किए। अलग अलग विषयों पर आपका लेखन बहुत ख्याति प्राप्त है। प्रमुख कृतियों में पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर लेख लिखे, समीक्षाएं, कहानियां, कविताएं आदि प्रकाशित। यह विधा आत्मकथा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है, बल्कि यह व्यावहारिक हिंदी मैं उद्घोषक, मैं सूत्र संचालक के रूप में है, लेकिन आत्मकथा के धागे में यह पाठ पिरोया है। आत्मकथा लेखन हिंदी साहित्य में रोचक और पठनीय लेखन माना जाता है। स्वयं के अनुभव, व्यक्तिगत प्रसंगों को पूरी निष्ठा से बताना यह आत्मकथा की पहली शर्त है। लेकिन वैयक्तिक अनुभव एवं प्रसंगों को बताते समय हमें पूरी तटस्थता बरतनी है और घटनाओं को निस्वार्थ तरीके से, निरपेक्ष तरीके से देखना है और उसे अधिक विश्वसनीय बनाना है। बल्कि आत्मकथा में स्वयं के जीवन के प्रेरणादायी प्रसंग को वाचकों के सामने, श्रोताओं के सामने रखना है, जिससे श्रोताओं को उस क्षेत्र में प्रेरणा मिले। आत्मकथा मैं इस उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखना आवश्यक है। मैं से शुरुआत कर मैं से आखिरी आत्मकथा का पेज होना चाहिए। इसमें कोई अन्य पुरुष में हम लिख नहीं सकते और स्वयं के अच्छे अनुभवों को और विचारों को आत्मकथा में स्थान देना है। इस तरह एक आत्मकथा विधा जो आपने बहुत सारे किताबों में पढ़ी होगी या कक्षा में भी पढ़ी होगी, यह मैं उद्घोषक आत्मकथा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। प्यारे छात्राओं, मैं उद्घोषक इस भाग का पाठ परिचय हम करेंगे कि यहाँ सूत्र संचालन की प्रस्तुति आत्मकथा के रूप में की गई है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख किया है। लेखक का मानना है कि कार्यक्रम की सफलता मंच संचालक के आकर्षक और उत्तम संचालन पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर मंच संचालन किस तरह किया जाए, जो कि आज रोजगार का माध्यम बन सकता है। सूत्र संचालक या सफल उद्घोषक के लिए कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए, किस तरह उनका कार्य होता है, किस तरह सावधानी बरतनी है, इतने सारे मुद्दों को इस आत्मकथा में उठाया है। सूत्र संचालक की सूझबूझ, समय सूचकता, हाजिर जवाबी और भाषा प्रभुत्व समारोह को नए आयाम प्रदान करते हैं। सूत्र संचालक
वही सफल सूत्र संचालक होता है जो एक कार्यक्रम को सफल बनाता है, कार्यक्रम को एक ऊंची सीढ़ी पर स्थापित करता है। और इसलिए सूत्र संचालक एक बहुमुखी व्यक्तित्व होना चाहिए। सूत्र संचालक के पास सूझबूझ होनी चाहिए, समय का लिहाज करते हुए कार्यक्रम में किस तरह रोचकता लाई जाए, कार्यक्रम के अतिथि गणों का किस स्वागत एवं सत्कार किया जाए। इतने सारे आयामों को एक सफल सूत्र संचालक सही महत्व देता है, सही अंजाम देता है। वर्तमान काल में मंच अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। आज के अलग अलग क्षेत्रों में सूत्र संचालक एवं मंच संचालक की जरूरत है और अच्छे सूत्र संचालक बनकर हम रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं, अपना एक नाम ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। बल्कि आनंद सिंह लेखक जो है वह किस तरह अपने जीवन में पहले भाषण के लिए घबराते थे और बाद में एक सफल सूत्र संचालक बनकर आकाशवाणी में अपनी सेवा दे रहे हैं। और इस तरह लेखक की इस जीवनी से ही, आत्मकथा से ही हमें प्रेरणा लेना है। लेखक की उद्घोषक या मंच संचालक बनने की शुरुआत। उद्घोषक की व्याख्या मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ प्यारे छात्राओं की कार्यक्रम पत्रिका के अनुसार कार्यक्रम के क्रमशः भागों को जोड़कर निवेदन करने वाला वक्ता। सूत्र संचालक एक वक्ता होता है जो अलग अलग क्षेत्र में कार्यक्रम आते हैं तो कार्यक्रम का प्रारूप देखना पड़ता है, पत्रिका देखनी पड़ती है और इस हिसाब से अपनी एक संहिता बनानी पड़ती है। कार्यक्रम में जितने भी घटक है वह क्रमशः शुरुआत से लेकर आखिर तक उसे अलग अलग संवादों के माध्यम से जोड़कर निवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है, उस कार्यक्रम का संचालन करना पड़ता है, कार्यक्रम को प्रभावी बना पड़ता है। और इस कार्यक्रम में केवल उस भागों को जोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि श्रोता एवं अतिथि गणों को भी रोचकता से जोड़ना पड़ता है। तो इस तरह एक उद्घोषक की व्याख्या, सूत्र संचालक की व्याख्या मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। उद्घोषक पर्यायवाची शब्द, इनके मंच संचालक भी हम कहते हैं। एक एंकर के रूप में अंग्रेजी शब्द यहाँ पर आया है। सूत्र संचालक यह शब्द जैसे कि मराठी भाषा में यह प्रचलित है, यह 3 शब्द पर्यायवाची शब्द के रूप में आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उद्घोषणा एक कला है, एक शास्त्र भी है। उद्घोषणा कला इसलिए है कि कार्यक्रम को और रोचक और सही ढंग से एक सफल उद्घोषक प्रस्तुत करता है और इस तरह उनके हाव भाव, उनके संवाद, उनका व्यक्तित्व, यह सब उद्घोषक के लिए एक कला के रूप में इसका प्रयास, इसका अभ्यास यहाँ पर करना पड़ता है। उद्घोषणा एक शास्त्र भी है क्योंकि उद्घोषणा करते समय अलग अलग तथ्यों को हमें उसका अभ्यास करना पड़ता है। इसके एक सूत्रबद्ध रचना होती है और किस तरह कार्यक्रम का प्रारूप आपके सामने आता है और इस प्रारूप के हिसाब से हमें एक संहिता, शब्दों का, वाक्यों का चयन करना पड़ता है। और इसलिए उद्घोषणा एक आर्ट भी है और उद्घोषणा एक साइंस भी है। यह भी हम इस वाक्य के माध्यम से देख सकते हैं। मंच पर उपस्थित अतिथि, वक्ता और श्रोता को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य उद्घोषक करता है। मंच पर जितने भी सम्माननीय अतिथिगण है, वक्ता है, श्रोता है, उन सभी को कार्यक्रम के आखिर तक जोड़कर रखना एक महत्वपूर्ण कार्य उद्घोषक करता है। जबकि वही कार्यक्रम सफल होता है जहां अतिथि, वक्ता एवं श्रोता ध्यान से वह कार्यक्रम सुनते हैं और अपना प्रेजेंटेशन भी वक्ता एवं अतिथि करते हैं, उन्हें प्रेरणा भी मिलती है। इस तरह सूत्र संचालक को, सभी को, जितने भी व्यक्तित्व वहाँ पर है, समूह में रहते हैं, कार्यक्रम में सम्मिलित है, उन्हें जोड़ना पड़ता है। उद्घोषक की एक अहम भूमिका अपनी आवाज़, भावों का प्रकटीकरण, भाषा शैली पर कार्यक्रम की सफलता है। उद्घोषक बनने की शुरुआत हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह एक सफल उद्घोषक की अहम भूमिका है कि इसमें पहली भूमिका उसकी आवाज़ में आरोह या अवरोह की संदर्भ में वाक्य, शब्द, रचनाओं का चढ़ उतार आना चाहिए। जहाँ पर श्रोता किस वर्ग का है, इस वर्ग के हिसाब से अपने भावों को, हास्य भाव होंगे, आनंद का भाव होंगे या कोई वैचारिक कार्यक्रम होगा तो वहाँ पर गंभीरता युक्त ऐसे शब्द होंगे। इसका प्रकटीकरण हमें कार्यक्रम के स्वरूप अनुसार करना है। और भाषा शैली, सूत्र संचालक
श्रोता वर्ग एवं अतिथि वर्ग को देखकर अपनी भाषा शैली में बदलाव करे, इस पर ही कार्यक्रम की सफलता आश्रित है। और यह एक उत्तम उद्घोषक का एक सीखने का एक पहलू भी होता है कि हमें उस कार्यक्रम के हिसाब से हमारे प्रकटीकरण में किस तरह का बदलाव होना चाहिए। कार्यक्रम के स्वरूप के अनुसार उद्घोषक संहिता बनाकर उद्घोषणा प्रभावी और रोचक बनाता है। कार्यक्रम किस टाइप का है, गीतों का कार्यक्रम है, अभिनय का कार्यक्रम है, संगीत का कार्यक्रम है, या कोई वैचारिक भाषण का कार्यक्रम है, या राजकीय क्षेत्र का कार्यक्रम है, इस हिसाब से शब्दों एवं वाक्यों का चयन करना पड़ता है। और इसलिए एक संहिता, एक स्क्रिप्ट उन्हें बनाकर रखनी पड़ती है, और स्क्रिप्ट को देखकर ही कार्यक्रम का संचालन करना पड़ता है, तभी ये उद्घोषणा प्रवाही और रोचक बनती है। और इस तरह संहिता में भी शब्दों का प्रवाह, वाक्यों का प्रवाह और रोचकता होनी चाहिए। प्रस्तुत आत्मकथा में लेखक ने 9वीं कक्षा में गांधी जयंती के अवसर पर किया हुआ पहले भाषण से अब तक एक सफल सूत्र संचालक बनने का अनुभव वर्णन किया है। आनंद सिंह स्वयं 9वीं कक्षा में थे, तब उन्हें गांधी जयंती के अवसर पर भाषण करने का मौका मिला, और इस आत्मकथा में उसका उल्लेख है। और पहली बार जब वो मंच पर गए तो किस तरह उनके पैर हिलहिलाए, किस तरह वह डर उसके मन में थे, और किस तरह वह घबराहट उसके शरीर पर दिख रही थी। फिर भी डर को भगाकर पूरे धाड़स के साथ वह मंच पर गए और पहली बार गांधी जयंती के अवसर पर अपना भाषण प्रस्तुत किया। तब उनकी प्रशंसा भी हुई, और तब से लेकर अब एक सफल सूत्र संचालक बनने का एक अनुभव, और किस तरह उन्हें प्रशंसा मिली। पंडित रविशंकर जी ने उनकी प्रशंसा की, और बड़े बड़े महानुभावों ने उनके एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रशंसा की है, तारीफ की है। इसका वर्णन इस आत्मकथा के रूप में रखा गया है। अगली स्लाइड की तरफ हम जाएंगे। सूत्र संचालन के प्रकार। हमारे इस पाठ्यक्रम के इस विभाग में मैं उद्घोषक में इस पन्ने का स्कैन मैंने किया है, और वहाँ पर सूत्र संचालन के प्रकार मुख्यतः दिए हुए हैं। इनमें शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, रेडियो हेतु सूत्र संचालन, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन। यूँ कहे तो सूत्र संचालन अलग अलग क्षेत्र में आज आवश्यक है, जरूरी है। ऐसा कोई भी क्षेत्र बचा नहीं है जिसमें कार्यक्रम का प्रेजेंटेशन नहीं होता होगा और वहाँ पर सूत्र संचालन की आवश्यकता नहीं होती होगी। आज प्रसार माध्यम में हम देखते हैं कि टेलीविज़न पर, टीवी पर या रेडियो पर किस तरह सूत्र संचालक के संदर्भ में आज डिमांड बढ़ रही है। अलग अलग कार्यक्रम में अलग अलग प्रसिद्ध सूत्र संचालक आते हैं और कार्यक्रम की रौनक बढ़ाते हैं। तो इस तरह यह भाग हमारे पाठ्यक्रम में लगाया गया है, और इस भागों का अध्ययन करते समय हम एक सफल सूत्र संचालक बन सकते हैं। शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन करते समय हमें प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान करना पड़ता है। जो शासकीय प्रोटोकॉल होता है, इनमें कम शब्दों में या कम शब्दों का वाक्य होना चाहिए, कम से कम इसका विवरण होना चाहिए, और जो भी महानुभाव वहाँ पर उपस्थित हो उनके लिए आदरयुक्त शब्द और उनके पद का नाम वहाँ पर लेना पड़ता है। तो जो एक प्रोटोकॉल है, जो एक मर्यादा है, इसके हिसाब के शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन करना पड़ता है। और इस तरह सत्कार के संदर्भ में भी एक योजना बनानी पड़ती है। उनके सीनियरिटी के हिसाब से, पद के नाम के हिसाब से उनका सत्कार कार्यक्रम वहाँ पर करना पड़ता है, और इसलिए एक योजना बनाकर शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम हम सफल कर सकते हैं। इनमें कोई अलंकारिक भाषा का हमें प्रयोग करना नहीं होता है, कोई काव्य पंक्तियों का हमें शायरी का हमें प्रयोग नहीं करना पड़ता है, बल्कि कोई प्रेरणात्मक विचार हो या काव्य पंक्ति हो, वह हम नाम मात्र दे सकते हैं, उनकी संख्या हमें कम करनी पड़ती है। दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन। दूरदर्शन अथवा रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले जो भी कार्यक्रम होते हैं उनकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इनमें संहिता लिखना आवश्यक है, और इस तरह संहिता लिखकर उनका हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। भाषा का प्रयोग प्रसंगानुसार हमें करना पड़ता है।
जबकि दूरदर्शन के जो श्रोतागण है वह हमें देख रहे हैं, इसके हिसाब से हमारा व्यक्तित्व भी एक प्रसन्न हो, हमारा व्यक्तित्व आकर्षक हो, हमारे हाव भाव का तरीका जो है उसकी प्रस्तुति अच्छी तरह से हो, अनावश्यक हाव भाव को हमें टालना है। और कोई गीतों का कार्यक्रम है, अभिनय का कार्यक्रम है, तो वहाँ पर हमें अभिनय भी करना पड़ता है, तो इससे हम रोचकता बढ़ती है। आकाशवाणी के कार्यक्रम में श्रोतागण जो है वह अप्रस्तुत होते हैं, प्रत्यक्ष रूप में नहीं होते, और वहाँ पर हमें भाषा के प्रयोग से ही श्रोताओं का जो ध्यान है वह आकर्षित करना पड़ता है। इस तरह दूरदर्शन एवं रेडियो के कार्यक्रम में रोचकता और भाषा का महत्व होता है, स्वयं के व्यक्तित्व का वहाँ पर होना आवश्यक है, और एक अच्छी संहिता बनाकर उनकी प्रस्तुतिकरण के रूप में हमें उस कार्यक्रम को सफल बनाना है। प्यारे छात्रों, अगले स्लाइड की ओर हम जाएंगे। सूत्र संचालक के लिए आवश्यक बातें या उद्घोषक का क्या कार्य होता है? सूत्र संचालक के कारण कार्यक्रम में 4 चांद लगते हैं। इस विधान का स्पष्टीकरण जो कि स्वाध्याय कृति में हमारे पाठ के नीचे आया है, और इस मुद्दे के हिसाब से हमें ये उत्तर बनाने हैं। तो पहला जो मुद्दा है यहाँ पर कि कार्यक्रम में निखार लाने का महत्वपूर्ण कार्य, कार्यक्रम में रौनक लाने का महत्वपूर्ण कार्य मंच संचालक करता है। और मैंने पहले भी बताया है कि व्यक्तित्व से लेकर भाषा का चयन, अभ्यास, परिश्रम और अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करके हम कार्यक्रम में रोचकता ला सकते हैं, कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। निवेदन में रोचकता हो, निवेदन में हम जब भाषा का प्रयोग कर सकते हैं तो इसमें प्रवाहीपन हो, इनमें आवश्यक उद्गारार्थी शब्दों का हमें प्रयोग करना है और श्रोताओं को भी सम्मिलित करना है। ऐसा न लगे कि केवल हम बोल रहे हैं, इनमें अतिथि गणों को भी हमें प्रेरणा देनी है और उनका श्रोताओं का मार्गदर्शन करना है, तो इससे रंजकता रोचकता बढ़ती है। विविध प्रसंगों का उल्लेख आवश्यक है। सूत्र संचालन करते समय कार्यक्रम के हिसाब से हमें प्रसंगों का चयन, उदाहरणों का चयन करना पड़ता है और श्रोताओं को प्रस्तुत करना पड़ता है, लेकिन वह प्रसंग या उदाहरण काल्पनिक न हो, वे वास्तविकता के तौर पर हमें समाज से अनुभव करना है, महसूस करना है। ऐसे प्रसंगों को हमें श्रोताओं के सामने रखना है। दूसरा मुद्दा यहाँ पर है कि कार्यक्रम के स्वरूप अनुसार भाषा शैली में बदलाव आवश्यक है। उदाहरणार्थ, गीतों के कार्यक्रम में भावपूर्ण भाषा का प्रयोग हमें करना है। वैचारिक कार्यक्रम में सटीक वैचारिक शब्द हो, तो कार्यक्रम किस हिसाब से है, कार्यक्रम प्रस्तुत करते समय श्रोतागण किस उम्र के, किस वर्ग के हैं, किस पढ़े लिखे हैं या आम आदमी है या किसान लोग हैं, ऐसे सारे बातों को ध्यान में रखे हुए हमें कार्यक्रम की संहिता, सूत्र संचालन की संहिता यहाँ पर बनानी है और भाषा शैली का चयन करना है। संगीत एवं गीतों का कार्यक्रम है तो वहाँ पर संगीत से संबंधित जानकारी, गीतों से संबंधित कुछ गीत हमें आने चाहिए और वह वैसे ही सुरील आवाज़ में हमें गाने की कोशिश करनी चाहिए, उसका रियाज करना चाहिए। अगर कोई सभा सम्मेलन का कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, तो इसके संदर्भ में कोई भाषण हो, कोई परिसंवाद हो, तो वहाँ पर हमें उस विषय के संदर्भ में वैचारिक शब्द एवं वाक्यों का प्रयोग करना है। तीसरा मुद्दा, अच्छे मंच संचालक के लिए बेहतरीन तैयारी आवश्यक है। उदाहरणार्थ, संगीत संध्या के कार्यक्रम में संगीत एवं गीतों की जानकारी आवश्यक है। कोई भी क्षेत्र का कार्यक्रम क्यों न हो, अगर हम अच्छी तैयारी करके जाएंगे, अभ्यास करके जाएंगे, संहिता बनाकर लेकर जाएंगे, तो हमारा कार्यक्रम निश्चित सफल होगा। और इसके लिए हमें पूर्वाभ्यास करना है, तभी हम मंच पर कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं, सूत्र संचालन के रूप में निवेदन दे सकते हैं। चौथा मुद्दा है कि कार्यक्रम की संहिता लेखन आवश्यक है। मैंने बताया है कि कोई भी क्षेत्र का कार्यक्रम हो, वहाँ पर कौन से मान्यवर है, कितने अतिथि आने वाले हैं, अतिथियों का सत्कार आयोजक की तरफ से कौन कर रहा है, अतिथियों का परिचय हमें किस तरह देना है, आदि जो भी सूक्ष्म बातें हैं, और सूक्ष्म बातें हमें ध्यान में रख के हमें तैयारी करनी है। इसलिए सतत प्रयास, कड़ी साधना की जरूरत होती है, अभ्यास की जरूरत होती है, अलग अलग विषयों के संदर्भ हमें जोड़ने पड़ते हैं। मंच संचालन के आवश्यक तत्वों का हमें अध्ययन करना पड़ता है। तो मंच संचालन करते समय हमें किस तरह हमारा व्यक्तित्व बनाया, किस तरह हमारी वेशभूषा होनी चाहिए,
किस तरह भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए, इसका अभ्यास जरूरी है। पांचवा मुद्दा जो है उद्घोषक का कार्य या आवश्यक बातें के रूप में, तो उद्घोषक का प्रसन्न व्यक्तित्व, अनुकूल वेशभूषा, दृढ़ आत्मविश्वास से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ती है। पहला तो हमें प्रसन्न व्यक्तित्व की, इतने सारे श्रोता हमें देख रहे हैं, तो इस तरह हमें बिल्कुल चेहरा और हमारी जितनी भी पर्सनैलिटी है उनमें एक उत्साह लाना चाहिए। वेशभूषा अनुकूल हो, आत्मविश्वास दृढ़ हो, तो यह कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाती है। अगले स्लाइड की ओर हम यहाँ पर जाएंगे। ध्यान से सुनिए प्यारे छात्राओं, यह बड़ा ही अच्छा एक भाग यहाँ पर आया है जो भविष्य में एक रोजगार की संभावना आपको उपलब्ध हो सकती है। उत्तम मंच संचालक बनने के लिए कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए, ये भी स्वाध्याय के रूप में एक प्रश्न आपको पाठ के नीचे दिया है। पहला जो भाग है हंसमुख व्यक्तित्व। उत्तम मंच संचालन के लिए श्रोताओं पर बड़ा प्रभाव व्यक्तित्व होता है। प्रसन्न और बहुमुखी व्यक्तित्व आवश्यक है। मैंने पहले भी कहा कि आपकी पर्सनैलिटी उत्तम होनी चाहिए, प्रसन्न होनी चाहिए, और इसके लिए ये तो एक प्राकृतिक देन है, फिर भी हमें हमारे हाथों में जितने सुधार हमें व्यक्तित्व में लाना है, जिस तरह मंच पर आप जाते हो, आपका देखना हो, चेहरे का हावभाव हो, आपकी बोलचाल की जो भाषा है, आपकी वेशभूषा है आदि जो है वह हम बना सकते हैं, और इसके हिसाब से हमारा व्यक्तित्व हंसमुख बन सकता है। दूसरा जो हमारा मुद्दा यहाँ पर है वह है हाजिर जवाबी। कार्यक्रम में ऐन वक्त पर परिवर्तन सूत्र संचालक की परीक्षा होती है। अतिथियों के कार्य व्यस्तता का विचार करते हुए कार्यक्रम पत्रिका में सुधार लाना, आयोजक की सूचना का विचार कर मंच संचालन में बदलाव हमें करना पड़ता है। ऐन वक्त पर आयोजक कार्यक्रम में अलग अलग प्रकार के बदलाव कर सकते हैं, जहाँ की अतिथियों में भी ऐन वक्त पर कोई अतिथि तय है वह आते हैं या वह व्यस्तता के कारण नहीं भी आते हैं, दूसरे अतिथियों को बुलाना पड़ता है। ऐसे ऐन वक्त के परिवर्तन के रूप में उस अतिथियों का परिचय, उसके बारे में जानकारी कार्यक्रम के पत्रिका में जो भाग है वो उसमें उलटफेर भी हमें करने पड़ते हैं, और इस तरह हमें ऐन वक्त पर तैयार रहना है, इसलिए हाजिर जवाबी होना आवश्यक है। तीसरा जो गुण है मंच संचालक के रूप में वह है विविध विषयों का ज्ञाता। मंच संचालन में विविध विषयों का ज्ञान आवश्यक है, इसलिए विविध विषयों की पूर्व तैयारी आवश्यक है। उद्घोषक को अपनी भाषा पर प्रभुत्व आवश्यक है। काव्य पंक्तियाँ, महापुरुषों के वचन, सुवचनों का निवेदन में होना आवश्यक है। तो इस तरह हमें केवल हमारी हिंदी भाषा के बारे में जानकारी नहीं है, फिर भी कार्यक्रम किस भाषा में प्रस्तुत है उस भाषा का भी ज्ञान हमें है, और कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार किस क्षेत्र का कार्यक्रम है उस विषय का ज्ञान हमें लेना है, उस क्षेत्र के संदर्भ हमें देने हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र का कार्यक्रम है तो वैज्ञानिक संशोधन, वैज्ञानिकों को प्रेरणा मिले इस तरह के वाक्य, इस तरह के उदाहरण, हमें वह ज्ञान जो है वह बटोरना है। तो इस तरह हमें अलग अलग विषयों का ज्ञाता या पर बनना है, तभी हम उत्तम मंच संचालक बन सकते हैं। अगला चौथा जो मुद्दा है सतर्कता, सहजता और श्रोता का उत्साहवर्धन करना। कार्यक्रम में जिज्ञासा लाना, बदलाव करना और श्रोताओं के उत्साह बढ़ाने के लिए प्रेरणादायी वाक्य, शायरी और कविता के अंश का प्रयोग हमें करना जरूरी है। जबकि हम दूरदर्शन पर अलग अलग प्रकार के सूत्र संचालक देखते हैं और किस तरह वे श्रोताओं को उस कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं। श्रोताओं में सूत्र संचालक को भी जाना आवश्यक है, श्रोताओं की राय, मत, अभिप्राय कार्यक्रम में लेना है, और जिस तरह जो कार्यक्रम है इनमें सब सहभागी हो, वक्ता सहभागी हो, श्रोता सहभागी हो, आयोजक सहभागी हो, और इस तरह का हमें ध्यान रखना है। मतलब बिल्कुल सहजता से और सभी का उत्साह बढ़े, इस हेतु से हमें कार्यक्रम की प्रस्तुति करनी है। तो इस तरह हम गुणों के कारण एक सफल कार्यक्रम का एक प्रसिद्ध उद्घोषक हम बन सकते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण हमारी स्लाइड है इस वीडियो की। जबकि आपको स्वाध्याय कृति में पूछा गया कि उत्तम मंच संचालक बनने के लिए कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए, इसका विवरण आपको इस स्लाइड के माध्यम से लिखने हैं। अगली स्लाइड की यहाँ पर सूत्र संचालन के कौन से चरण बिंदु है।
कौन से स्टेप्स है जिसके तरफ हम ध्यान यहाँ पर देंगे। एक, श्रोतागण वंदन करना, स्वयं का परिचय और स्वागत। जैसे मैंने एक स्क्रिप्ट यहाँ पर बनाई है कि हिंदी दिवस के समारोह के अवसर पर आयोजित वक्तृत्व स्पर्धा का सूत्र संचालन तैयार करना। इसमें आप यह सब चरण बिंदु देखोगे तो यहाँ पर पहली बात क्या है कि हमें श्रोताओं का वंदन करना है, स्वयं का परिचय रखना है और स्वागत के रूप में कुछ अच्छे काव्य पंक्तियाँ रखनी है। मंच पर उपस्थित महानुभावों का आदरपूर्वक सम्मान हमें करना है। जितने भी अतिथिगण हैं, महानुभाव है, अलग अलग क्षेत्र के होंगे, उनके क्षेत्र का वर्णन, उनके पदनाम का वर्णन करके उनका हमें सम्मान करना है। उनके बारे में सकारात्मक अभिप्राय देने हैं। जो भी अतिथि है वह अपने अपने क्षेत्र के जाने माने प्रसिद्ध लोग होते हैं और वह अपने कार्य को और किस तरह प्रेरक बने, किस तरह और अपने निवेदन से उन्हें प्रेरणा मिल सकती है, इस तरह एक सकारात्मक अभिप्राय। यहाँ पर हर कार्यक्रम के भागों में हमें सकारात्मक ही बोलना है, जिस तरह इस निवेदन से ही कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है। अगला मुद्दा है कि सहज उत्स्फूर्त संचालन हो, कोई भी कृत्रिमता नहीं हो, कोई भी अनावश्यक जो हमारे हाव भाव वहाँ पर उसकी प्रस्तुति न हो, कोई भी कठिन भाषा का, अलंकारिक भाषा का ज़्यादा हमें प्रयोग नहीं करना है। हमारे कार्यक्रम पत्रिका के किसी भी भाग का विवेचन या विवरण ज़्यादा लंबा न हो, वाक्य बिल्कुल छोटे होने चाहिए और आवाज़ में उतार चढ़ाव आवश्यक है। श्रोताओं से संवाद भी आवश्यक है, श्रोताओं को कार्यक्रम में सम्मिलित करना आवश्यक है। समय सूचकता, हाजिर जवाबीपन जो है मैंने यहाँ पर बताई है। ऐन वक्त पर कार्यक्रम में बदलाव हो सकते हैं, ऐन वक्त पर कोई भी मेहमान कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, उनका सम्मान, उनका सत्कार हमें करना है। गलती है तो तुरंत माफ़ी यहाँ पर हमें मांगनी है और निवेदन में नम्रता होनी चाहिए और कार्यक्रम के अनुसार भाषा शैली में परिवर्तन होना चाहिए। जबकि मैंने बताया है कि हल्का फुल्का कोई कार्यक्रम हो तो इस तरह हमारी भाषा शैली सहज होनी चाहिए। कोई वैचारिक विचार मंथन हो तो हमारे भाषा शैली में यहाँ पर वैचारिक बातें ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह एक सूत्र संचालन के एक चरण बिंदु, एक जिसे हम स्टेप्स कह सकते हैं, स्टेप के अनुसार हमें हमारी स्क्रिप्ट या संहिता बनानी है। अगले स्लाइड की ओर हम यहाँ पर जाएंगे तो उद्घोषक के लिए लेखक का एक संबोधन हमारे पाठ में आया है, उसका पठन मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जिससे आपको प्रेरणा मिले। मैं उद्घोषक मंच संचालक की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाता रहा हूँ और श्रोताओं ने मुझे अपार स्नेह और यश से समृद्ध किया है। किंग ऑफ वॉइस, संस्कृति शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया हूँ। मैंने भी विज्ञापन देखकर रेडियो उद्घोषक पद हेतु आवेदन किया था। 29 वर्ष तक मैंने वहाँ अपनी सेवाएं प्रदान की, इसका मुझे गर्व है। मैं उद्घोषक हूँ, शब्दों की दुनिया में रहता हूँ। जब रेडियो से बोलता हूँ तो हर घर, सड़क दर सड़क, गली गली में सुनाई पड़ता हूँ। तब मेरी कोई सूरत नहीं होती, मेरा कोई चेहरा भी नहीं होता, लेकिन मैं हवाओं की पालकी पर सवार दूर गांवों तक पहुँच जाता हूँ। जब एंकर बन जाता हूँ तो अपने दर्शकों के दिलों को छू लेता हूँ। आप मुझे आवाज़ के पर्दे पर देखते हैं, मैं उद्घोषक हूँ, मैं एंकर हूँ। तो इस तरह दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के रूप में लेखक ने प्रेरक संबोधन यहाँ पर किया है कि जिस तरह 29 वर्ष तक उन्होंने आकाशवाणी पर सेवा प्रदान की और इसका उन्हें गर्व है। अलग अलग प्रकार के पुरस्कार उन्हें एक सफल उद्घोषक के रूप में मिले हैं, जबकि एक प्रेरणा हम सभी के लिए है। उद्घोषक के अगर मैं आकाशवाणी पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता हूँ, फिर भी मेरी जो आवाज़ है हर घर में, हर सड़क पर सुनाई देती है। हर दर्शकों के, श्रोताओं के दिल में मैं बसा हूँ और इस तरह की बातें एक एंकर के रूप में उन्हें कही है कि एंकर के क्षेत्र में, उद्घोषक के क्षेत्र में उन्होंने एक सफल प्रवास किया है और सफलता का राज यही है कि कड़ी मेहनत और सतत प्रयास करके उन्होंने इस ऊंचे पद पर वे स्थित हुए। अलग अलग प्रकार के बहुमान उन्हें मिले हैं। अगले स्लाइड की ओर हम यहाँ पर जाएंगे कि इस क्षेत्र में रोजगार के कितने अवसर है। तो सूत्र संचालक, उद्घोषक, मंच संचालक के रूप में भरपूर रोजगार। आज आप
पा सकते हो। साथ ही आप नाम कमा सकते हो और नाम के आधार पर, आपकी प्रसिद्धि के आधार पर आपको पैसे भी मिल सकते हैं। लेकिन हिंदी भाषा का गहराई से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। जिस भाषा में आप बोलते हो उस भाषा का अभ्यास आपको करना पड़ेगा और साथ ही आपको बहुत सारा रोजगार यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन अनुभव से यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं रहता। महत्वपूर्ण वाक्य यहाँ पर देखो आनंद सिंह जी का, पर मैं आज तक के अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ कि भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं रहता। सूत्र संचालन में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग, किसी प्रख्यात साहित्यकार या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं हृदयस्पर्शी बना देता है। तो हमें पहली बार अगर किसी भाषा में एक उत्तम सूत्र संचालक बनना है तो हमें भाषा का गहराई से अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ हमारा जो वक्तव्य है इनमें शुद्धता हो, शब्द ज़्यादा कठिन न हो, हमारे वाक्य को सुनते हुए सारे श्रोतागण कार्यक्रम में सम्मिलित हो, कार्यक्रम उन्हें गंभीर न लगे, बोर न लगे, कार्यक्रम आनंददायी हो। और इस तरह अगर आप प्रयास कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो तो आप उत्तम सूत्र संचालक बन सकते हो। अलग अलग क्षेत्र से आपको ऑफर आएगी, चाहे वो दूरदर्शन हो, चाहे रेडियो हो, चाहे अलग अलग क्षेत्र में आपके जो संस्था है, कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली जो भी संस्था है, सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, वहाँ पर आपको उद्घोषक के रूप में रोजगार आप पा सकते हो। तो हमें कड़ी मेहनत के साथ मैं एक उद्घोषक, सफल उद्घोषक बन सकता हूँ, यह संकल्प दृढ़ करना है। अगली स्लाइड की ओर हम जाएंगे। तो यहाँ पर आपके स्वाध्याय कृति में ही एक भाग यहाँ पर आया है और इनमें व्यावहारिक हिंदी में आपको बताया गया है कि हमें अपने कनिष्ठ महाविद्यालय में हिंदी दिवस समारोह का एक सूत्र संचालन की तैयारी, उसकी संहिता आपको करनी है। 2 पेज में मैंने आपके सामने सूत्र संचालन की संहिता रखी है और यह आपको पढ़नी है। पढ़ते समय आप एक सुंदर देशभक्ति पर गीत का बांसुरी ध्वनि आप सुनेंगे कुछ समय के लिए, और यह जो बांसुरी ट्यून है, फ्लूट ट्यून है, यह सुनते समय आपको यह अभ्यास और भी रोचक लगेगा।